डॉक्टर राकेश पाठक जी, यहाँ नीतीश कुमार नहीं आए, क्या कारण हो सकता है? कह रहे हैं कि तबीयत नासाज है, बीमार है। जी डॉक्टर साहब, पहले तो गुलदस्तों पर बात कर लें। देखिए, इसका एक सकारात्मक पहलू है। अगर आप मोदी जी से पूछेंगे, हम और आप तो खैर कभी नहीं पूछ पाएंगे, लेकिन जो उनका भोंपू मीडिया है उसका कोई पत्रकार पूछेगा तो मोदी जी इसे गुलदस्तों के रोस्टर सिस्टम को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ देंगे। वे कहेंगे देखिए, ज्यादा गुलदस्ते बनाने के लिए ज्यादा फूल तोड़ने पड़ते, ज्यादा फूल तोड़ने के लिए पेड़ों को सूना करना पड़ता, इसलिए हमने सेंट्रल हॉल से लेकर यहाँ विजयवाड़ा तक गुलदस्ते का रोस्टर सिस्टम लागू किया है। ये अमृत काल में एक नई व्यवस्था मोदी जी ने की है, इसको नवाचार कहा जाएगा और देखिएगा लोग ताली बजाएंगे इसको। खैर, ये हास प्रयास का विषय है, लेकिन मैं कल की एक घटना से बात शुरू करके आज नीतीश तक आएंगे। कल मोदी जी ने एक ट्वीट किया, राजीव जी। उन्होंने कहा कि अब हमारे जो समर्थक हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं, वे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स से, प्रोफाइल से मोदी का परिवार हटा दें। बड़ी मजेदार बात है, जब जरूरत थी तो पूरा मोदी का परिवार बन गया था, अब चुनाव हो गया, अब जरूरत नहीं है। तो मुझे एक शेर याद आता है जी। वो मुझको हुक्म देता है सिपह सालार जो ठहरा, वो मुझको हुक्म देता है सिपह सालार जो ठहरा, मैं उसकी जंग लड़ता हूं, मैं बस हथियार जो ठहरा, उसे हर शख्स को अपना बनाना खूब आता है, उसे हर शख्स को अपना बनाना खूब आता है, मगर वो खुद किसी का नहीं, होशियार जो ठहरा। जी। तो मोदी जी ने पूरे देश को अपना परिवार तो बना लिया था, लेकिन वे खुद उस परिवार में शामिल हैं कि नहीं, हम सब जानते हैं। क्योंकि जरूरत के वक्त वे देश की पीड़ा को एड्रेस नहीं करते, वे मणिपुर की आवाज नहीं सुनते, वे किसानों की आवाज नहीं सुनते, क्योंकि वो सिपह सालार हैं, हुक्मरान हैं, होशियार जो ठहरे। अब उनकी होशियारी पर नीतीश कुमार जैसे चतुर सुजानों की होशियारी भारी भारी पड़ सकती है। नीतीश कुमार अब तक कई बार पाला बदल चुके, हम सब लोग जानते हैं। यद्यपि जब भी नीतीश कुमार का जिक्र होता है, मैं बड़ी विनम्रता से यह आपत्ति करना चाहता हूं कि अकेले नीतीश कुमार को पलटीबाज कहना उनके साथ अन्याय है। सबसे बड़े पलटीमार नेता तो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। जी। वे जिसे पीठ में छुरा भोंकने वाला बताते हैं, अपने ससुर की पीठ में छुरा भोंकने वाला नायडू उसके साथ आज मंच पर खड़े हुए हैं, पीठ थपथपा रहे हैं दोनों एक दूसरे की। ये दृश्य भी पहली बार देखा गया है कि मोदी जी की पीठ भी कोई थपथपा रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी 4 तारीख के बाद कहां खड़े। नीतीश कुमार 4 जून के बाद बदले बदले से होंगे, ऐसा उनके भतीजे ने कहा था, तेजस्वी यादव ने। यह पहला मौका है जिसमें वे किसी सार्वजनिक समारोह में नहीं गए, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से उनके प्रवक्ता लोग, नेता लोग कई ऐसे मुद्दे रख चुके हैं, जैसे समान नागरिक संहिता का मामला है। उन्होंने कहा इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, अग्निवीर पर पुनर्विचार होना चाहिए, जातिगत जनगणना का मसला है। ये सारे ऐसे सैद्धांतिक विषय अभी धीरे धीरे सामने आएंगे कि मोदी जी को यह समझ में आने लगेगा कि अब वे न विश्वगुरु हैं, न विनाशी हैं, न अवतार हैं, न दैवी चमत्कार है। जी। वे दूसरे दलों पर आश्रित एक विवश और मजबूर प्रधानमंत्री हैं और उन्हें अपनी सरकार चलाने के लिए कैसे कैसे समझौते अभी करना पड़ेंगे, और वे समझौते करके वे कितने दिन सरकार चला पाएंगे, ये हर दिन के साथ कठिन होता जाएगा। अंतिम बात, राहुल गांधी के तेवरों को अगर हम नापना चाहें, आंकना चाहें, तो राहुल गांधी नतीजे निकलने के बाद हर दिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो सलूक कर रहे हैं, वो ऐसा सलूक है कि वे हर दिन उन्हें आईना दिखा रहे हैं, हर दिन बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी आपकी सारी राजनीति धरी रह गई। चाहे वे प्रियंका गांधी के बनारस में लड़ जाने पर 2-3 लाख वोटों से हारने का दावा करें, भले प्रियंका गांधी न जीतती, लेकिन आज इस तरह के बयान जारी करके राहुल गांधी हर दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद छांटने का काम कर रहे हैं। वे रोज छेनी हथौड़ा लेकर निकलते हैं और 1-2 इंच रोज छांट देते हैं मोदी जी को। इसके अलावा राहुल गांधी ये भी बता रहे हैं कि अब वे भी पूर्णकालिक होल टाइमर पॉलिटिशियन है। वे सारे लटके झटके
जो हम राजनीति में दूसरों में देखते आए हैं वे सब राहुल गांधी ने अब अपना लिए हैं। वे खेलना सीख गए हैं कि राजनीति में किस तरह खेल खेला जाता है। तो आने वाले दिनों में अभी देखना होगा कि वायनाड और रायबरेली को लेकर जो उन्होंने कहा है, मैंने अभी कुछ पोस्टर देखे थे, वायनाड में पोस्टर लगे हैं, सड़कों पर बड़े बड़े बैनर लगे हैं, डियर ब्रदर राहुल प्लीज डोंट लीव अस, हमें मत छोड़िए, वायनाड वाले ऐसा कह रहे हैं। अब राहुल ने जो संकेत दिया है कि दोनों को खुश रखेंगे, वो किस तरह रखेंगे हमें अभी देखना है। जी राजीव, बिल्कुल, ये तो दिल्ली की सरकार जो है वो समझ में आ जाएगी कि कितने दिन चलेगी। राजीव जी मुझे ऐसा लगता है बिहार से पहले सुगबुगाहट हमें महाराष्ट्र से सुनने को मिलेगी। आज एकनाथ शिंदे का जो बयान है उसमें एक तरह से प्रधानमंत्री के 400 पार के नारे की खिल्ली है। उनकी ही पार्टी की मदद से मुख्यमंत्री बना हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे को मखौल के अंदाज में याद कर रहा है, तो समझ लीजिए भीतर कितनी पीड़ा होगी और भीतर कितनी आशंका होगी कि आने वाला समय कठिन होने वाला है। महाराष्ट्र में जिस तरह महाविकास आघाड़ी ने प्रदर्शन किया लोकसभा चुनाव में, अच्छी खासी बढ़त हासिल की, और उससे अगर विधानसभा की सीटों पर फैलाकर देखें तो सीधे सीधे महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती हुई दिखाई देगी। ऐसे में सिद्धांतहीन राजनीति में एकनाथ शिंदे हो चाहे अजित पवार हो, इन्हें घर वापसी करने में कितनी देर लगेगी। और घर वापसी का अर्थ ये होगा कि महाराष्ट्र जैसा एक बड़ा राज्य, जो कोई भी राजनीतिक दल हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो, शिवसेना हो या एनसीपी हो, बहुत बड़ा आर्थिक मददगार साबित होता है महाराष्ट्र जैसा राज्य जिसके पास हो। हम सब जानते हैं हमारे देश की औद्योगिक राजधानी है बंबई। इस नाते से महाराष्ट्र को खोना, मुंबई को खोना बीजेपी के लिए भारी पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने शिवसेना को तोड़ने और एनसीपी को तोड़ने का अपराध जो बीजेपी ने किया उसकी सजा दी है अभी, और सजा अभी पूरी नहीं हुई है। जनता की नजर में अभी सजा पूरी तो तब होगी जब इस वक्त जो लोग सत्ता में बैठे उन्हें घर बैठा दे। अब इसमें एक रणनीतिक समझ के ऊपर बात निर्भर करेगी कि कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी, शरद पवार, ये लोग अभी इन 4 महीनों में कुछ करना चाहेंगे। इन 4 महीनों में सरकार गिराकर इधर बहुमत हासिल करके महाराष्ट्र की गद्दी पर बैठना चाहेंगे, या जनादेश हासिल करके 4 महीने बाद महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के जरिए सत्ता में आना चाहेंगे। ये उनकी समझ के ऊपर निर्भर करेगा। पर मुझे ऐसा लगता है दोनों ही स्थितियों में घाटा अगर किसी को होने जा रहा है तो सबसे ज्यादा घाटे में रहने वाली है भारतीय जनता पार्टी। और महाराष्ट्र में जैसे ही ये दृश्य परिवर्तन होगा, जैसे ही रंगमंच पर दृश्य बदलेंगे महाराष्ट्र वाले, उसके बाद बिहार आएगा और फिर दिल्ली में दृश्य भी बदलना शुरू होंगे। तो अभी हमें महाराष्ट्र पर नजर पहले रखना होगी, उसके बाद बिहार। जी राजीव जी।